याद रख लोगे भाई, क्यों होता है, काहे होता है, उसके बारे में अभी हम नहीं जाने वाले हैं। हम तो सिर्फ क्वेश्चन ला रहे थे, लेकिन अभी आपको क्या डिमांड कर रहे हैं, सॉल्यूशन भी बनाइए। यहाँ पे आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, बना सकते हैं बट बहुतों को पार हो जाएगा और वो जरूरत नहीं है। खाली आपको क्या लिखना है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये आया हुआ है, या तो नेगेटिव नहीं पूछेगा तो दूसरा क्या पूछ सकता है बाबू, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का एक एग्जांपल याद रखिएगा, इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनके मजबूत हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ये साइक्लोहेक्सेन क्या करता है, वीक करता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। गैस को किसमें डिबोना है, लिक्विड में। जैसे कि आप पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाता है, वो बहुत सारा टेक्निक को यूज कर रहा है, हेनरी लॉ को यूज करता है। तो कभी किसी को गैस को लिक्विड में डुबोते हैं तो उतना गैस खुलेगा, जितना गैस खुलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। जितना ज्यादा प्रेशर लगाइएगा उतना ज्यादा गैस क्या हो जाएगा, खुलेगा। तो वही चीज बस अंग्रेजी में लिखा हुआ है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलना, मैक्सिमम अमाउंट घुलने को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। पेन चेंज कर लेंगे, ये उतना अच्छा से दिख नहीं रहा होगा। और आर को कहते हैं रेसिस्टेंस। कैसे आया है वो डिराइव किया हुआ है, वो डिराइव करने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आपको जरूरत नहीं है डिराइव करने का, ठीक है, वो जरूरत आपको नहीं है। देखिए क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, इनवर्स होता है या रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस का। कंडक्टेंस मतलब कितना अच्छा से करंट जा रहा है, रेसिस्टेंस मतलब कितना रोक रहा है, वो दोनों आपस में उल्टा होता है। इसलिए G = 1/r और R का फॉर्मूला होता है ρ × L/A। पढ़े होंगे तो R की जगह डाल दिए ρ × L/A और L/A को हम लोग क्या कहते हैं, G स्टार। G स्टार कहते हैं हम लोग L/A को। तो यहाँ पे 1/ρ को रहने दिए, L/A की जगह क्या लिख दिए, G स्टार। और 1 आयंस की वजह से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज है जो कि ट्रांसफेरिंग मटेरियल है। यहाँ पे नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिजिकल केमिस्ट्री दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो 1 मार्क फिजिकल केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन तुरंत भर में देख के खत्म करते हैं। फिर उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए भी लाते रहेंगे। जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होता तब तक आपका कंटिन्यूअस वीडियो आते रहेंगे। अब 1 से ज्यादा वीडियो भी आएगा। आज सिर्फ शाम को आपको 7 बजे ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग 1 मार्क का फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो 3 चैप्टर्स है फिजिकल केमिस्ट्री में। जो चैप्टर्स का संख्या है वो 3 है। फर्स्ट है आपका सॉल्यूशन, सेकेंड है इलेक्ट्रो और थर्ड है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। चलिए देखिए आते हैं हम लोग पहले सॉल्यूशन का। ये वाला जो वेरी शॉर्ट 1 मार्क वाला क्वेश्चन आता है ना, हिंदी इंग्लिश जो मिल रहा है मैं दोनों का कोशिश कर रहा हूं। आप ऊपर इंग्लिश लिखा हुआ है, नीचे हिंदी लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा तो हो जाएगा आपका हिंदी इंग्लिश का भी प्रॉब्लम सॉल्व। जो बात करने वाले हैं ये आपका शॉर्ट आंसर, इसको कहते हैं वेरी शॉर्ट। अति लघु को क्या बोलते हैं, वेरी शॉर्ट। मतलब बहुत कम शब्दों में इसको आंसर करना पड़ेगा। 2 से 3 लाइन में अगर खत्म कर देते तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सेक्शन ए का ही है, पार्ट बी, वेरी शॉर्ट। इसको थोड़ा अलग पेन ले लेते हैं। पार्ट बी में आएगा, सेक्शन ए में 2 पार्ट रहता है ना, एक एमसीक्यू वाला, उसको भी डिस्कशन करेंगे। पर अभी हम लोग सेक्शन ए का पार्ट बी डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि क्या है, देखिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। मतलब बहुत लेंदी नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखिए। 1 वर्ड में अगर कंप्लीट हो जाता तो 1 वर्ड में ही आंसर करिए। अगर 1 लाइन का जरूरत है तो 1 लाइन का ही आंसर करिए। ये नहीं कि भरने से आपको मिलेगा मार्क्स, ठीक है। इसमें जो पैटर्न होता है, इसमें आपको क्वेश्चन का संख्या मिलेगा 9। कितना मिलेगा, 9 में से आपको कितना अटेम्प्ट करना है, कोई भी 9 में से सिर्फ 7 आपको अटेम्प्ट करना है। मतलब 7 ही बनाइएगा, ठीक है। 9 का 9 नहीं बनाना है, केवल 7 बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो है आपका सॉल्यूशन। इसका जो क्वेश्चंस है ये नेगेटिव डेविएशन वाला आया हुआ है 2000 आपका सैंपल पेपर। हम क्या क्या से क्वेश्चन उठा रहे हैं बता देते हैं आपको। सैंपल पेपर, गेस्ट पेपर, पीवाईक्यू सब मिला के रख दिए। तो आपको 10 जगह छान मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो करना है मेहनत वो मैंने मेहनत कर दिया है। कभी कभी तुतला जाता हूं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं, देखिए अभी हम बात करते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो देखिए इसमें अभी आपको डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप आपका आंसर याद रख लीजिए। डिटेल में क्लास में बात किए थे, अब आपको डिटेल का कोई खास जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो क्या है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। याद रख लोगे भाई, क्यों होता है, काहे होता है, उसके बारे में अभी हम नहीं जाने वाले हैं। हम तो सिर्फ क्वेश्चन ला रहे थे, लेकिन अभी आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, सर सॉल्यूशन भी बनाइए। यहाँ पे आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, बना सकते हैं बट बहुतों को पार हो जाएगा और वो जरूरत नहीं है। तो खाली आपको क्या लिखना है, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये आया हुआ है, या तो निगेटिव नहीं पूछेगा तो दूसरा क्या पूछ सकता है बाबू, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन का भी एक एग्जांपल याद रखिएगा, इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन के मजबूत हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ये साइक्लोहेक्सेन क्या करता है, वीक करता है। ये सब बोलूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नया नया वर्ड्स आ जाएगा और लेंदी कर दूंगा आपका ड्यूरेशन। तो मैं लेंदी नहीं करने वाला हूं। अभी के लिए आपका क्वेश्चन है और इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में करना, जिसका कमेंट सबसे ऊपर हमको दिखेगा हम उस पे हिसाब से वीडियो बनाते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मोलैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। डेफिनेशन लिखा हुआ है। इस डेफिनेशन का ये मतलब होता है कि कितना मोल्स है किसका, सॉल्यूट का, कितने में, सॉल्यूशन में। अरे देखिए जैसे नमक पानी का घोल बनाइए, ये मान लीजिए वाटर है, वाटर का मात्रा जब बहुत अधिक मात्रा है, मान लेते हैं 100 ग्राम, ml में भी नाप सकते हैं, और इसमें नमक डाल दिए हैं। नमक का मात्रा है सॉल्ट, सॉल्ट को कह दे रहे हैं 2 ग्राम।
तो जिसका मात्रा कम होता है ना उसको कहते हैं सॉल्यूट, और जिसका मात्रा अधिक होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। बट एक बात ध्यान रखिएगा, पानी हमेशा कैसा काम करेगा, पानी हमेशा काम करेगा आपका सॉल्वेंट का। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है। इसका डेफिनेशन क्या लिखा हुआ देख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स होगा सॉल्यूट का, उसी को हम क्या कहते हैं, मोलैलिटी। इसका फॉर्मूला वही लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट kg। इसका यूनिट क्या होता है, मोल पर kg। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं ना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अरे वॉल्यूम रहता तो डिपेंड करेगा, और नहीं है तो नहीं डिपेंड करेगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब आते हैं पार्ट्स पर मिलियन। एक कंसंट्रेशन टर्म है, जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना उस केस में यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सब हम लोग यूज करते हैं। ये क्या बोलता है, 1 मिलियन। 1 मिलियन का हम लोग का भाषा में क्या बोलेंगे, 10 लाख। कितना, 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख को 10 लाख में से कितना हिस्सा सॉल्यूट का होगा उसी को कहा जाता है पार्ट्स पर मिलियन। डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, किसका, सॉल्यूट, प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। तो पार्ट्स पर मिलियन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर हमेशा सॉल्यूट रहेगा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन रहेगा। और 10 का पावर 6 क्यों लिख रहे हैं, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, और 10 लाख में कितना जीरो आता है, 6 जीरो। तो जितना जीरो आता है उतना पावर में चढ़ा सकता है, 6 जीरो, तो इसलिए पावर में क्या आ गया बताइए, 6, ठीक है। यूनिट ऑफ केबी पढ़े होंगे भाई, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। वीडियो डाला हुआ है, उस सब वीडियो को देख लीजिए, पक्का बात है भाई कि आ जाएगा आपका क्वेश्चन। केबी को क्या यूनिट होता है, केल्विन केजी पर मोल। याद रखेंगे कैसे आता है वो हम लोग क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, अभी के लिए आप याद रखिएगा केल्विन केजी पर मोल। केएफ का भी यही यूनिट होगा, अगर केएफ का भी पूछ दिया जाए तो यूनिट यही होगा। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, तो केबी का हटा के केएफ पूछ दे तो भी यही यूनिट होगा, केल्विन केजी पर मोल, कोई चेंज नहीं। चलिए अब आते हैं हेनरीज लॉ। ये आपको 3 नंबर वाला में भी मिलने का चांसेस बहुत अधिक मात्रा में है। तो देखिए हेनरी लॉ 1 नंबर में है, तो ज्यादा लाइन नहीं लिखा हूं। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, जब किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे ना, तब इसमें ये यूज करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। गैस को किसमें डिबोना है, लिक्विड में। जैसे कि आप पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डाला जाता है, वो कौन सा टेक्निक को यूज कर रहा है, हेनरी लॉ को यूज करता है। तो कभी किसी को गैस को अगर लिक्विड में डुबोते हैं तो उतना गैस घुलेगा, जितना गैस घुलेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। जितना ज्यादा प्रेशर लगाइएगा उतना ज्यादा गैस क्या हो जाएगा, घुलेगा। तो वही चीज को बस अंग्रेजी में लिखा हुआ है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलना, मैक्सिमम अमाउंट घुलने को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। गला फंस रहा है यार। The solubility of gas in liquid at a particular temperature is directly proportional to the pressure of the gas. 2 हम लोग बोलते हैं गैस वाले को ना, गैस या फिर गैस, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, सॉल्यूट के लिए हम लोग क्या यूज करते थे क्लास में बताओ, 2। और 1 किसके लिए यूज करते हैं, सॉल्वेंट के लिए। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन का, और मोल फ्रैक्शन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा आता है लिक्विड। जब 2 लिक्विड को मिलाया जाए, 2 लिक्विड को, और दोनों लिक्विड कैसा होना चाहिए, वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब जिसका भाप बन पाए, ठीक है। इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड है द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल का मतलब होता है खुद का प्रेशर, पार्शियल का मतलब होता है खुद का प्रेशर। अरे देखो देखिए इधर देखो 1 वाला है, ये वोलाटाइल है तो कुछ ना कुछ इसका वेपर बनेगा, ढक्कन लगा हुआ है। और एक दूसरा पेन से बना देते हैं, ये वाला 2 बोल दे रहे हैं, दोनों का पेपर बन रहा है। जो इसका पेपर बन रहा है उसको कहेंगे P2, और जिसका बनेगा उसको कहेंगे P1। तो खुद का प्रेशर को कहते हैं, खुद का प्रेशर को कहते हैं हम लोग क्या, पार्शियल प्रेशर, या क्या बोले हैं, पार्शियल प्रेशर ही बोले होंगे ना। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। हाँ, पार्शियल का मतलब क्या समझेंगे, खुद का। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे P1 है तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, मोल फ्रैक्शन का। अरे जितना ज्यादा मात्रा यहाँ रहेगा उतना ही तो ज्यादा भाप बनेगा ऊपर। तो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ उसी का। और इसका अगर हटाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन तो एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं P1 नॉट। और P1 नॉट क्या है, प्योर में। प्योर मतलब जैसे मान लीजिए सिर्फ इसमें 2 कंपोनेंट है तो इसका भाप बनेगा। अगर 2 कंपोनेंट का भाप बनेगा तो इस केस में जो प्रेशर होगा ना उसको कहते हैं P2 नॉट। जब प्योर फॉर्म रहता है ना उसको कहते हैं नॉट। उसी तरह से P1 के लिए जिस तरह से किया सेम काम आप किसके लिए कर सकते हैं, P2 के लिए। तो क्या लिखिएगा, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 और P2 की जगह P2 नॉट x2। खत्म हो जाएगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट में, एजियोट्रोप। ये एक बाइनरी मिक्सचर होता है। बाइनरी का मतलब जहां पे 2 को मिलाते हैं, और ऐसा तरीके से मिलाएंगे ना कंपोजिशन कि जैसे दोनों का दोनों एक ही साथ उड़ जाए।
दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, एक हो जाए, उसको कहते हैं हम एजियोट्रॉप्स। क्या लिखा हुआ है पढ़ लीजिए, बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। जितना लिक्विड में फेज रहेगा उतना ही क्या होगा, वेपर में भी उतना ही फेज रहेगा। एंड इट बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, दोनों का एक ही टेम्परेचर पे बॉइल करे, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप। इसमें कॉम्पोजिशन को मिलाने का एक तरीका होता है, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ 68% SNO3 और 32% है वाटर बाय मास। अगर इसको इस तरीके से मिलाते हैं तो आप अलग नहीं कर पाएंगे, एक आता है ना डिस्टिलेशन वाला मेथड, तो उससे इसको अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर जैसे ही हीट करेंगे तो दोनों एक ही साथ उड़ जाएगा। उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं बताइए, एजियोट्रॉप्स। ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे, उसको क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। और P1 बराबर P1 नॉट x1 याद है, P2 बराबर P2 नॉट x2, इतना भी लिख सकते हैं। और आप एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, जब दो सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे ना तो चेंज अगर नहीं होगा, मतलब डेल्टा मैच मिक्सिंग एनर्जी का 0 होगा, तो उसको कहते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। और वॉल्यूम का भी कुछ चेंज नहीं होगा, उसको भी कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ये कुछ पॉइंट्स है, आई होप कि ये क्लियर हुआ हो। और ये खत्म हो चुका है हमको लगता है सॉल्यूशन, हाँ जी खत्म हो चुका है। एक चैप्टर का इतना बताए हैं वो इनफ हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिलेशन पूछा जाता है, रेसिस्टेंस, ये हम लोग क्लास में कर रहे हैं, एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो इसका रिलेशन खाली लिखना था तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, कप्पा बराबर G स्टार बाई R। कप्पा स्टार को कहते हैं, कप्पा को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्लियर है। G स्टार को कहते हैं सेल कांस्टेंट, पेन चेंज कर लेंगे, ये उतना अच्छा से दिख नहीं रहा होगा। और R को कहते हैं रेसिस्टेंस। कैसे आया है वो डेराइव किया हुआ है, वो डेराइव करने का आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आपको जरूरत नहीं है डेराइव करने का, ठीक है, वो जरूरत आपका नहीं है। तो देखिए क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, इनवर्स होता है या रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस का। कंडक्टेंस मतलब कितना अच्छा से करंट जा रहा है, रेसिस्टेंस मतलब कितना रोक रहा है, तो वो दोनों आपस में उल्टा होता है। तो इसलिए G इक्वल टू 1/R। और R का फॉर्मूला होता है रो इंटू L/A, पढ़े होंगे, तो R की जगह डाल दिए रो इंटू L/A। और L/A को हम लोग क्या कहते हैं, G स्टार। G स्टार कहते हैं हम लोग L/A को। तो यहाँ पे 1/रो को रहने दिए, L/A के जगह क्या लिख दिए, G स्टार। और 1/रो को क्या लिख सकते हैं बताओ, कप्पा। कप्पा क्या होता है, 1/रो, तो 1/रो को क्या लिख दिए, कप्पा। यहाँ पे G स्टार आ गया, यहाँ पे G, और G का फॉर्मूला लगाए हैं 1/R, तो G की जगह क्या लिख दिए, 1/R के G स्टार। अब इसको कुछ नहीं किए, बस सॉल्व किए, कप्पा को वहीं रहने दिए, G स्टार को उधर भेज दिए, और इसका फॉर्मूला लिख दिए, कप्पा बराबर सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी बराबर सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस। वही ऊपर में लिखा हुआ, आप सिर्फ इसको ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं है, खाली आपको ये ध्यान रख लीजिए। चलिए हम चलते हैं, क्योंकि हमको याद नहीं था तो हम डेराइव कर दिए यहीं पे। अच्छा और क्वेश्चन है ना, हाँ ये हो चुका है। आते हैं साइन ऑफ डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या बताता है, देखिए जब कोई इक्विलिब्रियम पे होता है, इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, उस केस में डेल्टा जी का वैल्यू होता है 0। अरे डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है इक्विलिब्रियम पे। डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होता है जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद हो। और डेल्टा जी का वैल्यू होता है पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस वैसा रिएक्शन जो खुद ब खुद नहीं हो, उसको कहते हैं हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस। इलेक्ट्रोलिटिक आपको शायद याद होगा, ऐसा बैटरी जहां पे बाहर से आपको सर्किट लगाया जाता था। एक मान लीजिए इलेक्ट्रोड है, इसको कनेक्ट करते थे बैटरी से, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल। मान लीजिए इसमें जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है ZnSO4 का, तो Zn2+ किधर जाएगा बताओ, 2+ किधर जाएगा, निगेटिव की तरफ। अरे 2+ मेटल है ना, तो देखो मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने को जा रहा है, तो ये अपना नेचर के विरुद्ध काम कर रहा है। जब भी अपना नेचर के विरुद्ध काम करता है उस केस में क्या हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो इस केस के लिए क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसा होता है, खुद ब खुद, इसमें ज्यादा नहीं जा रहे हैं, हम बता दे रहे हैं बस तुरंत भर में। स्पॉन्टेनियस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका स्पॉन्टेनियस, तो इलेक्ट्रोकेमिकल के लिए पूछेगा तो निगेटिव, और इलेक्ट्रोलिटिक के लिए पूछेगा तो क्या बोलिएगा, पॉजिटिव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। सॉल्ट ब्रिज पढ़े होंगे यार, ये दो को सेल को आपस में जोड़ता है ऐसा करके। ग्लास का रहता है, इधर आपका इलेक्ट्रोड रहेगा, बैटरी रहेगा, इलेक्ट्रोड रहेगा। ये जो रहता है ये ग्लास का ट्यूब रहता है, बताए है ना, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, सॉल्ट ब्रिज। अरे ब्रिज मतलब दो को जोड़ने वाला, तो दो को ये जोड़ रहा है तो इसको क्या कहेंगे, ब्रिज।
तो ये एक इन्वर्टेड का मतलब उल्टा हुआ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब विच कनेक्ट्स द टू हाफ सेल, ये दोनों हाफ सेल को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और इसके अंदर क्या क्या भरा जाता है, अगर का पेस्ट रहता है, जेली टाइप का एक लिक्विड रहेगा, अगर पेस्ट, और इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि KCl KNO3 ये सब रहता है। इसका कुछ फंक्शंस होता है, ये दोनों सर्किट को कंप्लीट करता है और साथ साथ न्यूट्रलिटी रखता है, जिसको प्लस चाहिए उसको प्लस भेज देता है, जिसको माइनस चाहिए उसको माइनस भेज देता है। तो वही लिखा हुआ है, इट कनेक्ट्स द टू हाफ सेल, दोनों को कनेक्ट करता है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये सर्किट में क्या रखता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है। क्लियर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, सॉल्ट ब्रिज जरूर से पढ़ के जाइए भाई, 3 नंबर में भी आ सकता है, ये 1 नंबर के लिए हम बताए हैं, बट 3 नंबर में भी आ सकता है। डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, अरे कंडक्टिविटी का मतलब अगर एक मोल आयंस की वजह से अगर कंडक्टिंग पावर जनरेट हो रहा है तो उसको कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। बस ये शर्त होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोड्स का दूरी होता है ना वो 1 सेंटीमीटर या बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस होना चाहिए। तो वही अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। इट इज डिफाइंड एज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये ध्यान रखिएगा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, इज डिसॉल्व बिटवीन 2 लार्ज इलेक्ट्रोड्स होगा, और इसका यूनिट डिस्टेंस या 1 सेंटीमीटर भी कुछ बुक में लिखा हुआ है, बट यूनिट डिस्टेंस ज्यादा सही रहेगा, यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, डेल्टा एम बराबर कप्पा 1000/m। और बोला क्या होगा जब डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करते हैं ना मतलब पानी मिलाते हैं तो कंसंट्रेशन घटता है। m को क्या से डिनोट कर सकते हैं, c से भी। तो कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो ये डेल्टा m का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, m का वैल्यू घटाएंगे तो लैम्डा m का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए ये भी हुआ। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोलिटिक में क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट चलेगा और इलेक्ट्रोलिटिक में आयंस की वजह से करंट चलेगा। आयंस की वजह से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, सिर्फ निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे याद रखिएगा निगेटिव चार्ज है जो कि ट्रांसफेरिंग मटेरियल है। यहाँ पे निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा। ठीक है, ये हो चुका है आपका। अब नेक्स्ट आएंगे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, वीडियो लेंथ थी, ज्यादा ना हो इसलिए थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। ऑर्डर क्या होता है पढ़े होंगे ना, A + B गिव्स टू C। तो आप रेट लिखते होंगे तो रेट बराबर के A का पावर, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 है तो 1 ही आएगा, कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम लोग x बोलते थे, और B का पावर y, ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, जो ये पावर आ रहा है ना बाबू, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर। और पूरे रिएक्शन का बोलेगा तो x + y, जो भी आएगा उसको जोड़ देंगे, वही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसी को लिखा हुआ इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर का जोड़ होता है उसी को क्या कहते हैं हम बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। और इसको कैसे निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंट से। आप देख के नहीं बता सकते, जैसे यहाँ पे देखो, देख के हम थोड़ी बता रहे हैं ये एक्स और वाई कहां से आएगा, एक्सपेरिमेंट से। क्लियर है, चलते हैं आगे की ओर। आपको शायद दिख रहा हो, अच्छा से ना दिख रहा हो तो फिर हम बता देते हैं। व्हाट आर द रेट ऑफ अ इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए राइट करना है, N2O5 लिखा है यहाँ पे, 2N2O5। आगे क्या लिखा हुआ है वो भी लिख दे रहा हूँ, 4NO2 + O2। बोला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखिए, फर्स्ट ऑर्डर मतलब इसका पावर क्या होना चाहिए, 1। और हमेशा किसका लिखते हैं, सिर्फ रिएक्टेंट का। तो N2O5 लिखे और ऊपर में पावर क्या लग दी है, 1। K कांस्टेंट आता है जिसको रेट कांस्टेंट कहते हैं, K हमेशा यूज करेंगे, रेट कांस्टेंट। इसका आंसर ये लिखा हुआ है भाई, बहुत इजी सा सवाल है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है आपका, देखिए देखने में खाली लगेगा। राइट द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो रिएक्शन लिखा हुआ है 2A + B गिव्स टू C। इफ द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज 0, तो 0 मतलब A का भी पावर 0 होगा और E भी पावर, तो 0 + 0 क्या आ जाएगा, 0। तो A का भी पावर 0, B का भी पावर 0। C का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, प्रोडक्ट के साइड है। चलिए भैया, एक एग्जांपल देने बोला था तो याद रख लेंगे, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही आपका सिलेबस में है। तो जीरो ऑर्डर का क्या याद रख लीजिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम सरफेस। अरे अमोनिया टूट रहा है प्लैटिनम सरफेस पे, ये टूटता है तो N2 + H2 बनता है, N2 + H2 बनता है। ये अभी आपको बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ लिख दो 2, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 3। ये इसको लिखने का जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा, डिकम्पोजिशन जब अमोनिया का अगर डिकम्पोजिशन होता है प्लैटिनम सरफेस पे तो वो जीरो ऑर्डर में आता है, और एक आएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिके। जैसे यूरेनियम टूटता है, एटम बम, न्यूक्लियर बम में कौन सा ऑर्डर चल रहा है आपका, फर्स्ट ऑर्डर। तो रेडियो एक्टिव डिके किस ऑर्डर में आएगा बताओ, फर्स्ट ऑर्डर में। ठीक है, यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जरूर से पढ़ के जाइए। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, ये आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैं लिख दिया हूं, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स जीरो के लिए, फर्स्ट के लिए सिर्फ सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड के लिए है मोल इनवर्स, लीटर सेकेंड इनवर्स। और पहचानने का तरीका होता है, जो भी लीटर का पावर होगा ना, लीटर का पावर मान लीजिए n है, तो n + 1 जो होगा वो आपका आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
अरे घुमा के पूछ दिया, ये वाला दे दिया, बोलेगा कौन सा ऑर्डर, तो देखो लीटर का पावर क्या है -1, तो -1 + 1 क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे तो सर लीटर है ही नहीं, तो नहीं है तो लीटर का पावर 0 कर सकते हैं ना, अरे किसी का भी पावर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पे सेकेंड के लिए देखिए L का पावर 0, तो 0 + 1 कितना आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर क्या है 1, 1 + 1 कितना सेकेंड, तो ये सेकेंड, ये फर्स्ट और ये 0 ऑर्डर के लिए है। यहीं पे हमको लगता है कि कंप्लीट हो चुका है, तो यहीं तक है। और क्या बोल सकते हैं आप अपना कमेंट में छोड़ दीजिएगा, बाकी वीडियो आपको मिलते जाएगा, ज़्यादा कमिटमेंट नहीं करेंगे भाई, क्योंकि कर नहीं पाते तो फिर वो खराब लगता है, तो ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।